नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी संस्कृत शिक्षा की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो ये वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा। बायोलॉजी का अलग सेक्शन है, बायोलॉजी वाले जो टॉपिक्स हैं उनको मैं अलग से डील करूंगा। केमिस्ट्री वाली जो बात है, केमिस्ट्री की अगर हम लोग देखें तो सिलेबस की जो पहली यूनिट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसका पहला जो पॉइंट है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको मैं यहां पे परफेक्ट नोट्स जो है वो लिखाऊंगा, आपको लिख लेना है, नोट्स मांगने नहीं है कि सर नोट्स दो। ये चीज जो है वो मैं पूरी तरह से तुमको एक एक लाइन, एक एक चीज को अच्छे से डिराइव करवा दूंगा, अच्छे से लिखवा दूंगा। तो अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो याद फास्ट होगा, ये चीज का ध्यान रखना। इसीलिए मैं चाहता हूं, अच्छा जो लोग जो जूनियर केमिस्ट की तैयारी करने वाले भविष्य में या किसी और एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, हर एक टॉपिक जो है वो आपका पूरा क्लियर करने के लिए है। तो 11th-12th क्लास का जो टॉपिक है वो तो मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इतनी गारंटी देता हूं कि अगर तुम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो ना हो पर आप एक अच्छे टीचर जरूर बन सकते हैं अगर इन टॉपिक्स को कंप्लीटली पढ़ लिया तो यहां पर देखें, सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स जो है वो आपको इस तरह से बना लेने हैं अपनी कॉपी के अंदर। जैसे मैंने लिख रखा है उस तरह से आपको इस तरह से सिस्टमेटिकली लिख लेने हैं, अपनी कॉपी के अंदर लिखना है इसको, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स, और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो शब्द आता है हमारे पास में किसके फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो सबसे पहले आता है कि भाई एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब बात कर रहे हैं एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो एटम जो टर्म है उसकी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो एटम के बारे में 9th क्लास के अंदर महर्षि कनाद की बात आती है। महर्षि कनाद जो है उन्होंने सबसे पहले बताया था कि इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग एनीथिंग, कि हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं, देन फाइनली वी रिच टू ए कंडीशन, तो अंत में हम लोग एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं विच इज इनडिविजिबल, है ना। तो उसी को उन्होंने परमाणु नाम दिया था, या यूं बोल लें उन्होंने ये बताया था कि हर एक चीज एक छोटे कण से मिलकर के बनी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं परमाणु। सेम वही चीज आगे जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने 1806 के अंदर 1806 में उन्होंने एटम टर्म के साथ में रिप्रेजेंट करी, और वो जो एटम टर्म के साथ में रिप्रेजेंट करी वो ये है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, कि पदार्थ का, मैटर मीन्स पदार्थ का सबसे सूक्ष्म या जो सबसे छोटा कण है जो कि डिवाइड नहीं किया जा सका उसको हम लोग इंडिविजिबल मतलब जिससे और विभाजित न अविभाजित कण, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एटम। जो एटम है उसकी रेडियाई के बारे में अगर हम लोग जाने तो अपने को कई बार आपको पता है कि आरपीएससी के कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एटम की रेडियाई मतलब आपको पता है त्रिज्या, कि त्रिज्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर वर्ड यूज हुआ है। आपको सेंटीमीटर से नैनोमीटर में, नैनोमीटर से मिलीमीटर में, मिलीमीटर से डेसीमीटर में, इस तरह से सबको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये बेसिक चीज है, ये आपको सीखनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप वीडियो सर्च करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो मैं यहाँ पिन कर दूंगा अगर वो वीडियो आपको जानना है कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एटम के अंदर बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब जॉन डाल्टन ने ये बोला था कि ये इनडिविजिबल है, तो उसके बाद के साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया कि एटम को भी विभाजित किया जा सकता है, तब हम लोग एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर आ गए। ये सब एटॉमिक पार्टिकल में मेजरली 3 पार्टिकल शुरुआत में देखे गए। वो है कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से कुछ और पार्टिकल्स भी एटम के अंदर पाए जाते हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे।
ये जो लिखा हुआ है मैं 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, आप लोग यहां पर इसकी क्लिप लेकर के या फिर लिखना चाहें तो हैंड टू हैंड इसको लिख सकते हैं। साथ के साथ वीडियो के साथ में लिखते जाओगे तो आपका कोर्स भी साथ के साथ होता जाएगा और आपको लिखना भी आसान पड़ेगा। लिख लीजिए भैया इसको। चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाएगा सबसे पहला जो हमारा एटम का पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी बात करेंगे क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट टॉपिक पे आना है, वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कहानी बहुत जबरदस्त है। किसी दिन अगर लाइव क्लास के अंदर आपको जे थॉमसन की कहानी सुनाऊंगा तो तब आपको मजा आएगा कि जे थॉमसन की कहानी कितनी जबरदस्त है। जो जे थॉमसन की कहानी है उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट आता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे या कैथोड ट्यूब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। पर जे थॉमसन के बाद में इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन के बाद में जे थॉमसन के जीजाजी जीजे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो जीजे स्टोनी और जे थॉमसन, दो बातें आपको रट जानी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है जे थॉमसन ने और इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है किसने, जीजे स्टोनी ने। दो बातें हमारी याद हो गई है इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आप लोग यदा कदा हमेशा आपको याद होगा ये चीज आपके टच में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। पर एग्जाम के अंदर वो इतना सा पूछता नहीं, वो पूछता है कितना होता है। और आपको पता है कि आरपीएससी में तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है नेगेटिव तो होता है, ये आगे देखो नेगेटिव का साइन भी लगा रखा है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तीन बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें याद हो चुकी। पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन नेम गिवन बाय जीजे स्टोनी, and third one is the negative charge of electron is -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Then we come to the mass of the electron. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के मास की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। कमेंट करके और मुझे बताना कि अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर यही किलोग्राम ग्राम में दिया हुआ होगा तो क्या होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम कितना होगा ये आपको कमेंट करना है। आप कमेंट करोगे, मैं आपको और पढ़ाऊंगा, मजा आएगा पढ़ने में, मेरे साथ साथ पढ़ने में। तो चार चीजें हमको याद हो चुकी है दोस्तों। पहली चीज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन नेम गिवन बाय जीजे स्टोनी, third thing is the charge of electron -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram and mass of 1 mole of electron, एक मोल मतलब समझ रहे हो, 1 mole is like 1 dozen, 6.023 into 10⁻23। इतनी संख्या अगर किसी भी चीज की है तो वो एक मोल है। एक डजन मतलब 12, तो एक मोल बराबर 6.023 into 10⁻23। सिंपल। इतने इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन का जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होगा 0.55 मिलीग्राम। बताओ इसमें कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। तो हमारे को कितनी चीजें याद हो चुकी है इलेक्ट्रॉन के बारे में? 5। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन नेम गिवन बाय जीजे स्टोनी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 0.55 मिलीग्राम। बताओ यहां तक कह गया।
अब बात करेंगे हम लोग जीजे थॉमसन ने जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जो कैथोड रेज होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैथोड रे की क्या खास बात थी, इस तरह से यूं समझ लें अपन कि पीछे एक ZNS का पर्दा है। तो सबसे पहली जो खास बात थी कि कैथोड रे हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये है दीज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड। कैथोड में कौन सा चार्ज होता है? कैथोड में चार्ज होता है कौन सा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। तो अवे फ्रॉम कैथोड, कैथोड से दूर जाती है, कैथोड से दूर जा रही है, नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होके दूर जाता है। इससे साफ पता पड़ता है कि जो हमारी कैथोड रेज हैं उनके अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। एंड प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। जब इस ZNS के पर्दे पर यह टकराती है तो इसके अंदर क्या पैदा होती है? फ्लोरोसेंस, चमक पैदा होती है, ठीक है। स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास वॉल के पीछे ये लगा रखा था ZNS का पर्दा, तो वो फ्लोरोसेंस जो है वो पैदा करता है। दूसरी चीज, मैकेनिकल मोशन पैदा कर सकती है। मैकेनिकल मोशन मतलब समझो कि जैसे मान लो यहां पे ये इस तरह की कैथोड ट्यूब थी, अब यहां पे क्या हुआ कि बीच के अंदर जैसे इधर की तरफ से कैथोड रेज आ रही है, तो यहां पर बीच में अगर मान लो मैंने ऐसा एक पंखा लगाया छोटा सा, तो इसके ऊपर जब ये गिरती है तो ये पंखा घूमने लगता है। पंखा घूमने लगता है, इसका मतलब क्या है कि पंखे के ऊपर किसी तरह का कोई चीज आ रही है जो फोर्स लगा रही है। वो फोर्स कैसे लगाया जा सकता है? तो आपको पता है कि फोर्स लगाने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है मास। इसका मतलब ये जो रेज आ रही है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने के साथ में इसमें क्या लग है? मास है। तो मास है, इसका मतलब ये रेज नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल्स। और ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हीं को आगे जाकर के जीजे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, है ना। इसकी डिस्कवरी इस तरह से हुई थी। अब दूसरी बात अगर आप लोग करें तो दूसरी बात क्या है? वो ये कि जब हम लोग इन रेज को, इन कैथोड रेज को किसी मेटल की सरफेस के ऊपर गिराते हैं तो वो क्या निकालती है बाहर? एक्सरेज बाहर निकालती है। तो ये लिख रखा है दीज प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन स्ट्राइक विद द मेटल एंड डिफ्लेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट हो जाती है मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो जैसे मान लो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किस तरफ बेंड हो जाएगी? इनके ये रेज आ रही है, इन पर नेगेटिव चार्ज है। मान लो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दो हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। तो मुझे बताओ ये जो नेगेटिव चार्ज वाली पार्टिकल्स हैं क्या ये नेगेटिव की तरफ झुकेंगे या पॉजिटिव की तरफ झुकेंगे? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव की तरफ झुकेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी कैथोड रेज है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। चौथी बात मैंने बताई थी कैथोड रेज है मास। पांचवी बात, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है, पड़ी गया है कि भाई जो कैथोड रेज है उन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन बोला है। तो इन इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो कितना होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1.7 × 10⁻11। अब वापस से याद कर रहे हैं। पहली बात, कैथोड रेज की या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, है ना। उसका नाम किसने दिया? जीजे स्टोनी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का इसका मास कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ग्राम के अंदर आप लोगों को कमेंट करना है, मैंने बताया था, मैं भूला नहीं हूं। ग्राम के अंदर जो भी है वो आपको कमेंट करना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0.55 मिलीग्राम। आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो याद होना चाहिए, पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, 1.7 × 10⁻11। आपको यह पता होना चाहिए कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन व्हाइल ट्रेवलिंग if we place a wheel or a small pin, then the small pin wheel start rotating. It means that electrons have mass. If
these have mass, then these are not only rays, it is called a particle. इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस कैथोड रेज को क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स बोलेंगे. हम लोग जब इन पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है अपोजिट चार्ज की तरफ. इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए कैथोड से ये दूर जाती है. जब हम लोग कैथोड रेज को मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे जनरेट करती है. होप सो यहां तक का आपको याद हो गया होगा. इलेक्ट्रॉन के बारे में महत्वपूर्ण चीजें ये थी. नेक्स्ट पार्टिकल्स के ऊपर बढ़ते हैं और वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन. प्रोटॉन की बात करेंगे तो जब हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड ने की. ठीक है, कैसे की? तो जे थॉमसन जो है उसने, आपको पता है अभी लोगों ने बात कर दी, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. तो रदरफोर्ड ने किया है सेम वही प्रोसेस. इस बार इसने यूज करी है एनोड रे. एनोड रे, और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, अब यहां अगर हम लोग बात करें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज रेज जो है उनका नाम लिया गया है क्या? एनोड रेज. तो अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि प्रोटॉन जो है वो ही हम लोग क्या बोलेंगे, जब वो तेज गति से जाता है तो उसे हम लोग रे की फॉर्म में एनोड रे नाम देते हैं. ऐसा बोला जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा. जैसा अब यहां अगर हम लोग बात करें कि एनोड का या एनोड रे या प्रोटॉन का जो है वो मास कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मास होगा पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना था? माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसका कितना है? पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दूसरी बात जो हमको याद रखनी है वो है इसका E/m रेशियो, यानी चार्ज टू मास रेशियो. वो कितना है? 9.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर ग्राम. ठीक है, अब हम लोग बात करें नेक्स्ट है हमारा इसका चार्ज कितना होता है. चार्ज तो हो गया, इसका मास कितना होता है. तो मास को हम लोग दो टर्म में यूज करेंगे, दो तरीके से हम लोग उसको देखेंगे. पहला, एक तो देखेंगे हम लोग इसका मास ग्राम में, तो 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम. एक हम लोग देखेंगे इसका यूनिफाइड मास. तो यूनिफाइड क्या होता है? तो 1.007, यूं बोल लो 7276, ऐसे तो ऐसे इतना है, पर फिर भी 7 तक भी याद रख सकते हैं. तो यूनिफाइड मास कैसे आता है? यूनिफाइड मास कैसे निकालें? तो यूनिफाइड मास निकालने के लिए आपको क्या करना है वो देखो. इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? एक AMU आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एक AMU, 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. ठीक है, यहां पे भी किलोग्राम कर लेना, ये किलोग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो -24 हो जाएगा. ठीक है, अब ये है तो इसको क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है. सिंपल, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो आपने का एक यूनिफाइड मास आ जाएगा. तो ये 1.007 जो है वो यूनिफाइड मास होता है किसका? एक प्रोटॉन का. ये समझ में आ गया होगा. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने. ये एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से करा. पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. मास कितना होता है? तो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम. यूनिफाइड में कितना होता है? 1.0073 बोल लो यूनिफाइड में. E/m रेशियो कितना होता है? 9.5 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम. तो ये याद हो गया अपने को. ठीक है, अब देखो ये जो बातें हैं, इन सब बातों को ऐसे प्यार से लिखा हुआ है, एक बार यहां से आप नोट डाउन कर लेना. इसको मैं पोज भी दे देता हूं. उससे पहले मैं बात करता हूं एनोड रेज की क्या क्या खास बात है. तो अगर हम लोग बात करें कि एनोड रेज की क्या क्या खास बात है, तो सेम चीजें वही है जो कि कैथोड रेज की थी. पहली बात, ये सीधी लाइन में गति करती है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. दूसरी बात, इनके अंदर मास होता है ना, और मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कई गुना ज्यादा होता है.
ये देखो, possess mass many time the mass of an electron। दूसरी बात, ये एनोड से देखो, these are not originated from anode but they traveled to cathode। ओरिजिन एनोड से इनका ओरिजिन नहीं है, पर ये एनोड से दूर जाती है, ठीक है, एनोड से दूर जाती है और जाती किस पर है, कैथोड पर। देखो इधर एनोड है, इधर कैथोड है, इधर की तरफ से इसकी तरफ जाती है, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाली आ रही है नेगेटिव के ऊपर, इसलिए इनका नाम लिखा गया है एनोड रेस, ठीक है। तीसरी बात क्या, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी, तो बताओ किधर जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। अगली बात, इनका ये देखो स्पेसिफिक चार्ज जो है E/m, स्पेसिफिक चार्ज फॉर दीज रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन एंड इज मैक्सिमम फॉर द हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट है ये चीज कि भाई जो भी हम लोगों ने यहां पर जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट वाली जो ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब, ऐसी एनोड रे ट्यूब हो जाएगी, इसके अंदर गैस भरी जाती है, इन गैस को हम लोग आयनित कर देते हैं। आयनित करने की वो वाली पूरी विधि अलग से है, उसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, मेन बात है इसको आयनित कर देते हैं। तो आयनित करते हैं तो इसके अंदर जो गैस होगी ना, उसके E/m रेशियो के ऊपर इनका E/m रेशियो इस रे का डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के लिए होता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी प्रोटॉन के बारे में। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारे बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है सबसे पहले किसने, जेम्स चैडविक ने 1932 में। दूसरी बात, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका जो मास है वो वही है जो कि हमारा जो हमारा प्रोटॉन का जो मास है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, थोड़ा सा चेंज है। AMU में 1.008 है, इसका मतलब इसका मास थोड़ा सा प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा होता है। एक न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाने में न्यूट्रॉन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, और न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से ही जो हमारे रेडियो एक्टिविटी डेवलप होती है, उसके पीछे न्यूट्रॉन बहुत बड़ा कारण होता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें बता रखा है कि किस तरह से जेम्स चैडविक ने एक बेरिलियम के न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन को बाहर निकलता हुआ देखा। अगर आप इसे देखेंगे तो जो बेरिलियम का न्यूक्लियस है, आपको पता है बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है, और इसका जो मास होता है, मास नंबर होता है 9। इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूक्लियस है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम का है, अंदर की तरफ हमारे 9 पार्टिकल्स हैं, जिसमें से 4 तो है प्रोटॉन और 5 है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जब इसके ऊपर अल्फा रेज है ना, या फिर अल्फा पार्टिकल्स बोलने ज्यादा अच्छा है, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराई जाती है, तो अल्फा पार्टिकल्स की जब बौछार कराई जाती है, अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस 2He4, इसकी जब बौछार करी जाती है तो होगा क्या, होगा ये कि इसके 2 प्रोटॉन, इसके 4 प्रोटॉन आपस में जुड़ करके 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन कौन किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। अच्छा, इसके जो, अब देखो बच्चे कौन है हमारे पास में, बच्चे हैं हमारे पास में न्यूट्रॉन। कितने बच्चे हैं, 5 न्यूट्रॉन बचे हैं। इसके पास में 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो प्रोटॉन के साथ जुड़ के 6 हो गए, 2 न्यूट्रॉन बच रहे हैं और इसके 5 न्यूट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यूं बोले ये आपस में जुड़ जाए तो ऐसे तो 7 और 6 कितने हो गए, 13, पर कार्बन तो बोलता है मेरे पास में तो होने ही चाहिए 12, स्टेबल कार्बन जो है वो 12 उसका एक मास नंबर होता है। तो देखो 12 तो इसने बना लिया अपना मास नंबर, पर अभी भी एक जो न्यूट्रॉन है उसने लेने के लिए मना कर दिया कार्बन ने, वो ही न्यूट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहर निकलते हुए देखे बेरिलियम के न्यूक्लियस में से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रॉन। समझ में आ गई डिस्कवरी? नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पार्टिकल्स की बात हुई, हमारे 3 तरह के पार्टिकल की मेन बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे चौथे टाइप के पार्टिकल्स या और उससे ज्यादा तरह के पार्टिकल्स की, जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर
ये जो न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियोलस बोलना सही नहीं रहेगा, न्यूक्लियाई है, इनके अंदर जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से बनते हैं, उनकी बात करते हैं। अब कुछ अनकॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें से पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन की जो खास बात क्या है कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो है वो हमारा क्या है, वो है 0e-1। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका सिंबल क्या है, 0e+1। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ पॉजिट्रॉन का सिंबल। ये किसके द्वारा, तो एंडरसन के द्वारा इसको खोजा गया, डायरेक्ट, है ना, और एंडरसन के द्वारा। अगली बात, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में पूछा जाता है, तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, बहुत कम मास होता है, लगभग न्यूट्रल के जैसे हो गया कुछ कुछ, और ये फर्मी के द्वारा जो है वो खोजे गए। बात आ जाती है मेसोन की, और मेसोन बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, बहुत जरूरी है। उसके पीछे एक छोटी सी चीज बताता हूं जो कि आप स्कूल के अंदर भी अगर कभी पढ़ाने जाए तो बच्चों को भी पूछ सकते हैं, क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने वाला क्वेश्चन है। वो है ये कि आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के पास में नहीं आते। नहीं आने का पीछे कारण है उसके बीच में रिपल्शन। अब मुझे बताओ कि आपको ये चीज और बता दूं कि जो दो प्रोटॉन होते हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और कितने टन, 10 टन फोर्स के साथ में एक दूसरे को रिपेल करते हैं दो प्रोटॉन। तो मुझे बताओ, जब इतना खतरनाक फोर्स जो है अगर दो प्रोटॉन के बीच में होता है, तो एक न्यूक्लियस तो बहुत छोटी सी जगह होती है, तो उतनी सी जगह पर दो प्रोटॉन इतने तगड़े फोर्स को कैसे संभाले हुए हैं। तो युकावा और क्रेमर ने अनस्टेबल न्यूक्लियस को सेटिस्फाई करने के लिए मेसोन के बारे में बताया कि मेसोन 3 तरह के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो मेसोन। ये ही जो है वो न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के पीछे कारण होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एंटी प्रोटॉन की। एंटी प्रोटॉन की बात करें तो एंटी प्रोटॉन जो है वो सेगरे के द्वारा डिस्कवर या प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव प्रोटॉन होते हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कौन होंगे, पॉजिट्रॉन। एंटी प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव प्रोटॉन। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन रहेगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन की भी सेम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी रहेगी, बस उल्टा हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं सेकंड ग्रेड की एक टेस्ट सीरीज भी चला रहा हूं। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के जो टाइम टेबल है, जिस तरह के जो शेड्यूल है, जो सिलेबस है, वो भी हम लोगों ने डाल दिया है। आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर RPSC सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा नाम से जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहला टेस्ट 15 तारीख को हो चुका है, सेकंड टेस्ट जो है वो 18 तारीख को है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो और आगे टेस्ट बढ़ चुके होंगे। उन टेस्ट को आप एग्जाम से पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको जरूर से आप लोग ज्वाइन करना। वो बहुत वैल्यूएबल हैं और बहुत अच्छे टेस्ट हैं, जिनको देने के बाद में आपको लगेगा कि आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, आपको बताएगा, आपको एक आईना देगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है उस टॉपिक की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।